हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त दीपक सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपको इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। और मैं पिछली क्लास में आपके लिए टॉप 100 वन वर्ड लेकर आया था जो सभी एग्जाम को टारगेट करेगा, चाहे स्टेट की हो, चाहे सेंटर की हो, चाहे किसी भी आप डिफेंस का पेपर दे रहे हो, चाहे बैंकिंग दे रहे हो, सभी एग्जामों के लिए रिलेवेंट था। लेकिन उस क्लास के बीच में हम 30 क्वेश्चन सोल्व करा पाए और आगे क्लास नहीं लेके आ सके क्योंकि एक मेरे सामने एक बड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। और वो टेक्निकल इशू अभी अभी ही सॉर्ट आउट हुआ है और अब जब सॉर्ट आउट हुआ है तो मैं उसी क्लास लेकर आया हूं। तो करते हैं हम आज इस पार्ट 2 की शुरुआत, क्योंकि हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे और आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। अब हमारे सामने एक छोटा क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन अपने सामने है, छोटा सा वर्ड दे रखा है, डेट विच नेवर फेल्स। एक ऐसी चीज या ऐसी वस्तु जो कभी फेल नहीं होती। जैसे महाभारत में हमने देखा है कि महाभारत में पांडव और कौरव जो थे उनमें पांडवों ने कभी पराजय का स्वाद नहीं सका था, मतलब कभी फेल नहीं हुए थे। कई बच्चों को हम देखते हैं जो अपनी पढ़ाई जीरो से शुरू करते हैं या बेसिक से शुरू करते हैं और एडवांस लेवल मतलब अपनी हाईएस्ट एजुकेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी पराजय नहीं देखते। कंपटीशन में जैसे ही आते हैं तो कई बच्चे पहली बार ही टर्म पेपर पास करके निकल जाते हैं, तो वो कभी फेल नहीं होते। और उसी को पूछा गया है, एक ऐसी चीज जो कभी फेल नहीं होती। इसमें से एक वर्ड हमें सामने देखें। मैं आपके सामने ये 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से आपको समझ दे रहा हूं, अपने आंसर आराम से कीजिएगा। मैं ट्रिक भी बनवाता हूं। छोटी सी ट्रिक क्या बनेगी हमारे सामने? एक ट्रिक हमारे सामने ये बनकर आएगी। जब भी किसी ट्रिक में शॉर्टकट आपके सामने लिख रहा हूं, ट्रिक में क्या है, जब भी किसी उदाहरण में इम, इन, अन, डिस, नॉन या किसी वर्ड के अंत में लेस, ऐसे वर्ड जुड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपने आप में नेगेटिव सेंस क्रिएट करते हैं और इसलिए सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो नेगेटिव बनकर आएगा। और इसी को पूछा गया है अपने पेपर में। तो इसका डायरेक्ट अगर मीनिंग में देखना चाहूं तो इसकी मीनिंग क्या तैयार हो सकती है। और ये स्पेलिंग एरर में भी आप अपने से पूछा जाता है, जहां से बीएसटी पेपर हो गया, एलडीसी हो गया, एसएससी के सभी पेपर में आजकल स्पेलिंग के एरर आने लग गए और वहां पूछा जाता है इनफेनिएबल। तो इसकी मीनिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें इन, फिर आएगा फेल। फेल में यहां पर आई था यानी डबल एल आएगा, फिर आएगा आई और फिर आएगा पर। तो यही हमारे सामने आंसर है इनफेलिबल। और किस ऑप्शन में है? ये रहा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और हमारा आंसर तैयार हुआ 4 इनफेलिबल। इनफेलिबल का अर्थ होता है एक ऐसी चीज या एक ऐसा व्यक्ति जो कभी फेल नहीं होता। गोट इट। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु हैज नेवर बीन मैरिड। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी शादी ही नहीं की हो, यानी अनमैरिड कैटेगरी से रिलेटेड है। देखिए आंसर लगाएगा अपने मार्क। देखो, अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता, अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो जैसे ही मेरे सामने वर्ड आया सिंगल, सिंगल का अर्थ होता है ओनली वन। और ओनली वन तो कोई भी हो सकता है भाई, एनी वन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैंने कहा मैं भी एक हूं, मेरा भाई भी एक है, मेरी बहन भी एक है, मेरे पापा भी एक है। तो ये सबकी संख्या एक बता रहा है, तो ये तो हमारे सामने आंसर नहीं है। दैट्स करेक्ट। इनकरेक्ट हुआ। विंडोवर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, स्वर्गवास हो गया हो और उसने उसके बाद कभी शादी नहीं की हो, वो कहलाएगा विंडोवर। बेचलर कौन होता है? बेचलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने कभी शादी नहीं की हो या उसकी शादी नहीं हुई हो, और यही ऐसा लगता है करेक्ट आंसर है बेचलर। और ये कौन होता है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि ये कौन है। तो इसका आंसर हमें मिल गया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कभी शादी नहीं हुई हो तो वो कहलाएगा बेचलर। बेचलर हिंदी होता है कुंवारा। कुंवारों को कितना तड़पाओगी रानी कभी। आएगा अगले क्वेश्चन की ओर।
एक क्वेश्चन है, ए पर्सन हु कैन टॉक नॉन स्टॉप, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार बोलता हो, नॉन स्टॉप बोलता हो, या फिर कैन स्पीक कंटिन्यूसली, जो कभी रुकता ही नहीं है, लगातार बोलता जाता है, ऐसा व्यक्ति को बातूं नहीं कहा जाता है हिंदी में। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? चेक कीजिएगा अपने आंसर, लगाएगा 1.5 सेकंड का समय। तो इसका आंसर आपने तैयार किया। सबसे पहले हम तैयार करते हैं इसका ऑप्शंस को। स्पार्किंग, स्पार्किंग का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का अर्थ होता है शानदार। एक अर्थ और निकलता है इसका ब्राइट, ब्राइट यानी चमकदार। ऐसी चीज रिलेटेड टू फ्लैश, जो लगभग किसी चमक से बात कर रहा हो, ब्रिलियंट। सरकम, सरकमवेंट, सरकमवेंट का अर्थ होता है किसी चीज को अवॉइड करना। अवॉइड का अगर हम सिनोनिम तैयार करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं बाईपास। बाईपास का एक और सिनोनिम तैयार करना चाहिए, हम बोल सकते हैं इग्नोरेंस या इग्नोर। तो ये तो हमारे सामने दोनों अर्थ नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गेरुलस, गेरुलस, यही आंसर है। इसका अर्थ क्या है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको 3 बता दिया। गेरुलस का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बात करने में माहिर हो, उसे बोलते हैं बातूनी, जो कभी रुकता ही नहीं है, लगातार अपनी बातें बोलता जाता है, रुकता ही नहीं है, गेरुलस। तो हमारे सामने इसका भी आंसर तैयार हो गया। एक ऑप्शन आपको ही दे रहा हूं और आज हम कोशिश करेंगे कि आप इसके आंसर डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिलियंट के और सिनोनिम्स लिखना चाहिए तो हम बता सकते हैं कि इसका और सिनोनिम्स होता है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का और बोलना चाहिए तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का और कहना चाहिए तो हम कह सकते हैं सुपर्ब, हम कह सकते हैं मैग्निफिशिएंट, हम कह सकते हैं इनक्रेडिबल, हम कह सकते हैं इंटेडिमस। तो ऐसे कई वर्ड हमारे सामने नजर आते हैं। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोसेसंस फॉर ए फनल। फनल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक अंत्येष्टि, अंत्येष्टि यानी एक ऐसी जुलूस जो अंतिम संस्कार के लिए निकाला जा रहा है, या अंतिम दृष्टि यानी अंतिम किसी की बॉडी को दफनाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए जिस जुलूस को निकाला जाता है उसको क्या कहा जाता है? ये सवाल पूछ रहा है। फनियल का होता है अंतिम यात्रा, अंत्येष्टि। इज कॉल्ड, व्हाट इज द प्रोसेसन ऑफ द ए फनियल कॉल्ड। जो शव यात्रा निकली जाती है उसको क्या कहता है? जो अंत्येष्टि यात्रा निकली जाती है उसे क्या कहता है? इसका आंसर पूछा गया है सबसे पहले, परेड। अब परेड को सब जानते हैं, परेड का अर्थ होता है कदम ताल करना। जैसे हम देखते हैं सेना, पुलिस, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जब प्रेयर बोलती हैं स्कूल में तो उनसे टीचर्स या मैम जो भी होते हैं वो सुबह सुबह से परेड करवाते हैं, हल्का सा मॉक, ये कह सकते हैं। तो ये आंसर नहीं। केरुलस का अर्थ क्या होता है? एक नोइजी पार्टी, ड्रिंक, ए नोइजी ड्रिंक पार्टी। एक ऐसी पार्टी जो दारू पीती है और शोर शराबा करते हैं, चिल्लाते हैं। दारू पीने के बाद या नशा करना है किसी प्रकार का, ड्रिंक करने के बाद और जोर जोर से चिल्लाते हैं, वो कहलाता है केरुलस। अब जैसे क्या हो गया, जैसे एक गाना भी आता है, पीले पीले उमर जानी, तो वही है एक ऐसे व्यक्ति जो लगातार दारू पीकर अपने नॉइज क्रिएट करते हैं, वो करते हैं केरुलस। तो इसका सटीक आंसर है कॉटेज। कॉटेज का अर्थ होता है जुलूस, और इसका अर्थ क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। कॉटेज हमारे सामने करेक्ट आंसर हुआ कि एक ऐसी शव यात्रा, एक ऐसी अंत्येष्टि यात्रा जो अंतिम समय निकल जाते हैं वो कहलाती है कॉटेज। दैट्स फाइन, गुड लक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए पर्सन हु रिपेयर्स, रिपेयर पेयर का होता है किसी की जोड़ी, और री यानी दोबारा। मेंटेनेंस मशीन, एक ऐसा व्यक्ति जो दोबारा तैयार करता है या दोबारा सुधारता है या उसके रिपेयरिंग वापस करता है, तो वो क्या कहलाता है?
ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन होता है? जो किसी चीज को टैकल करता हो। एक्सपर्ट, हम सिनोनिम्स तैयार करना चाहिए, हम बोल सकते हैं टैकल, या हम बोलना चाहिए, हम बोल सकते हैं एक्सपर्ट, या हम बोलना चाहिए ऑपरेट। तो ये हमारे सामने सिनोनिम्स तैयार हो गया। तो ऑपरेट किसी भी चीज को संभालने वाला, जरूरी नहीं वो रिपेयर करे। तो ये आंसर अपने सामने आउट हो गया, ये आंसर बिल्कुल नहीं। इंजीनियर, इंजीनियर ये नहीं है कि वो हमेशा रिपेयर ही करता है, इंजीनियर कई प्रकार होते हैं, ये आंसर आउट हो गया। टेक्नीशियन, जो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, टेक्निकल या तकनीकी चीजों को सुधारता है या उसको समझता है, वो कहलाता है ये। तो ये भी आंसर भी आउट हुआ। तो इसका आंसर कौन होता है? मैकेनिक। मैकेनिक करता मिस्त्री, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को क्या करता हो, सुधारता हो या उसको ही उसकी मरम्मत करता हो, वो कहलाता है मैकेनिक। और यही करेक्ट आंसर हमारे सामने है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए पर्सन हु लव्स कलेक्टिव कॉइन्स, एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्के को इकट्ठा करता है, वो क्या कहलाता है? और उस इकट्ठे करने से उसको क्या हो? प्रेम हो। जो सिक्के इकट्ठा करने से उसको प्रेम हो या प्यार हो, वो क्या कहलाता है? ये पूछा गया है। तो आप देखिए इसका आंसर। चलो मैं कराता हूं उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका अर्थ है कलेक्टर। भाई हमें एक ऑप्शन दिखा जिसका अर्थ निकल गया कलेक्टर। कलेक्टर का अर्थ होता है किसी चीज को कलेक्ट करने वाला। मैं लिख देता हूं, वन हु कलेक्ट्स समथिंग, जो किसी भी चीज को क्या करता हो? कलेक्ट करता हो। तो ये तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे बात कर रहा है किसकी कलेक्टिंग करने की? कॉइन्स यानी सिक्कों की कलेक्टिंग करने की। तो ये तो किसी को कलेक्ट कर रहा है, ये आंसर आउट होगा। अगला, एंटी क्वायरन। एंटी क्वायरन का अर्थ होता है, एंटी का अर्थ अलग होता है, क्वायरन का अर्थ होता है, इसे बोलना चाहिए पुरातात्विक विवेक। एक ऐसा व्यक्ति जो पुरानी चीजें जिनकी खोज करता है और उन पर रिसर्च करता है, वो कहलाता है एंटी क्वायरन। जैसे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके अंदर कई चीजें हमें देखने को मिली थी, और उनकी जब खोज की गई और उस पर जब रिसर्च किया गया, तो जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति थे वो कहलाते हैं एंटी क्वायरन। तो ये आंसर अपने सामने आउट हुआ। फेलन एथिस्ट, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वन हु, मैं लिख देता हूं, वन हु कलेक्ट्स कलेक्ट पोस्टेज स्टाम्प्स। एक ऐसा व्यक्ति जो डाक टिकटों को इकट्ठा करता है, वो कहलाता है फेलन एथिस्ट। तो ये हमारे सामने आंसर, जब तीन नहीं रहे, ये भी गया ये भी गया, तो आंसर रहा ये रहा नुमिज्मेटिक्स। नुमिज्मेटिक्स इसको कहा जाता है, नुमिज्मेटिक्स। और यही हमारे सामने आंसर है। ये ऐसा व्यक्ति होता है जो मुद्रा शास्त्री कहलाता है, यानी मुद्रे को इकट्ठा करता है। मुद्रे का अर्थ क्या है? कोइन। जो मुद्रा को क्या करता हो? इकट्ठा। एक ऐसा व्यक्ति, वन वो कलेक्ट्स द कोइन, इट इज कॉल्ड नुमिज्मेटिक्स, नुमिजिस्ट। तो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज इन द चार्ज ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम का अर्थ क्या होता है? तो म्यूजियम का अर्थ होता है संग्रहालय। जो संग्रहालय में जो चार्ज रखता है, यानी संग्रहालय को संभालने का जो काम करता है, संग्रहालय में उसमें हम अलग अलग चीजें देखते हैं। जैसे संग्रहालय कई प्रकार होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम उन चीजों को देखते हैं जो ऑथेंटिक्स हैं, जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं, और उन चीजों को जो संभालता है, उसका जो केयर करता है, उसको क्या कहता है? बस ये सवाल पूछ रहा है। तो देखो आंसर, मैं एक मिनट डिसाइड हो जाता हूं। देखो ऑप्शन देखते हैं, बिल्कुल आसान है, हिस्टोरियन। हिस्टोरियन को हम देखें ध्यान से, तो हिस्टोरियन के पीछे शब्द जुड़ा है ए और एन। जब भी ऐसा वर्ड जुड़ता है तो अमूनल यानी अधिक से अधिक, ये हमेशा क्या बनाता है? नाउन। और नाउन भी कौन सा? तो हम बात करना चाहिए नाउन बनाता कौन सा? कॉमन नाउन।
और किसके बारे में बात करता है, तो ये रिलेटेड टू पर्सन, ये व्यक्ति के संबंधित बात करते हैं, व्यक्ति के रिलेटिंग बात करता है। ये हमारे सामने आखिरी चीज। डायरेक्टर कौन होता है, तो डायरेक्टर में लिख देता हूं ए हाई रैंकिंग ऑफिसर हु टेक्स ऑल एडमिनिस्ट्रियल वर्क। एक ऐसा व्यक्ति, ऑफिसर कौन होता है, एक ऐसा उच्च व्यक्ति या उच्च स्तर वाला व्यक्ति जो प्रशासनिक कार्यों को क्या करता है, देखभाल करता है, या उन कार्यों को अपने अंडर में काम करता है, या उनको संभाल कर रखता है, तो वो कहलाता है डायरेक्टर। अब ऐसा नहीं है कि म्यूजियम संभालने वाला डायरेक्टर हो सकता है, ये आंसर दोनों ही आउट हो गई, ये नहीं। अब है हमारे सामने कंजर्वेटर। कंजर्वेटर कौन होता है, जो किसी प्राकृतिक चीजों को या फिर कोई पुरानी चीजों को, जो महंगी चीजें हैं, उनको संभाल कर उसे केयर करता है। तो ये भी एक केयर करने वाला व्यक्ति हो गया जो संभालता है। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, तो ये आंसर हमारे सामने नहीं, आंसर निकला है क्यूरेटर। क्यूरेटर है अर्थ होता है संग्रहालय अध्यक्ष। जो किसी संग्रहालय में या म्यूजियम में उसका अध्यक्ष होता है, चीफ ऑफ म्यूजियम, हम ऐसे कह सकते हैं, इसके बारे में कह सकते हैं द चीफ ऑफ म्यूजियम। जो किसी संग्रहालय का क्या हो, अध्यक्ष हो, उसका मुख्य हो, मुख्य अध्यक्ष या संग्रहालय अध्यक्ष से कहा जाता है। तो हमारे सामने आंसर मिल गया ए फॉर एप्पल। और आप तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक देखते रहें इंग्लिश विद दीपक सिंह राजपूत। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजा आ रहा होगा, तंदुरुस्त होंगे आप और अपनी पढ़ाई को लगातार एंजॉय कर रहे होंगे। बीएसटीसी का पेपर बिल्कुल पास में खड़ा है। अपने राजस्थान में सीटी की भी घोषणा हो चुकी है, और सीटी इस बार थोड़ा सा टफेस्ट बनाएगा, क्योंकि इस बार बोर्ड ने कहा कि इस बार सीटी हम नेगेटिव मार्किंग साथ लेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग लेने का अर्थ यह है कि अपना इस बार कॉम्पिटिटिव का जो पेपर होगा वो बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। तो लड़ना है, संघर्ष करना है, तो जुड़िए अपने साथ। तब तक देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी, इस वर्ड को देखें। जब भी किसी वर्ड में, मैं आपको शॉर्टकट समझा रहा हूं, जब भी किसी वर्ड में डिक्ट वर्ड जुड़ जाए, डिक्ट सॉरी जब भी किसी उदाहरण में क्या वर्ड जुड़ जाए, डिक्ट, तो डिक्ट का अर्थ होता है स्पीक, और स्पीक नहीं बोलना चाहिए वॉइस, ये ले भाई। तो यह सवाल पूछा गया है आपने सामने। ऑथर कौन होता है, सब जानते होंगे। एडिटर कौन होता है, सब जानते हैं। नॉवेलिस्ट कौन होता है, तो मैं एक और ट्रिक बता रहा हूं। किसी उदाहरण में किसी शब्द के पीछे IST, ER, OR या R वर्ड जुड़ जाए, तो ये इंग्लिश ग्रामर के अनुसार या इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार ये अपने आप में कुछ और नहीं, अपने आप में तैयार करेगा एक नाउन। और नाउन भी आपसे पूछ रहे हैं किस प्रकार के नाउन बनाएगा, तो नाउन बताना, ये अपने आप में बनाएगा कॉमन नाउन, कॉमन। तो इतनी बात आप समझे होंगे। सभी पीछे देखो OR देखते हैं समझ आ गया, ये भी अपने में नाउन है। ER देखते ही अपने आप में नाउन है। IST देखते ही अपने आप में नाउन है, और OR देखते हैं अपने आप में नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच को हमने 2 सेकंड में पहचान लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं सवालों की ओर। एडिटर होता है जो किसी चीज को एडिट करता हो, वन हु एडिट समथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को एडिट करता हो। तो मैं लिखना चाहूं इसके बारे में ऐसे लिख सकता हूं, वन हु एडिट्स समथिंग, जो किसी चीज को क्या कर दें, एडिट कर दें। अगर आपके सामने कोई आपके बुक्स हैं उसमें मिस प्रिंट हैं, तो उसको आप किसी एडिटर के पास लेकर जाएंगे, ऐसे संपादक के पास, जो उसको क्या कर देगा, सुधार देगा, उसमें कुछ चीजों को पलट देगा एडिटर। कई बार हम देखते हैं PDF बनवाते हैं, PDF में कई चीजों को हम एडिट करवा लेते हैं। एडिटर का अर्थ होता है जो किसी चीज में, अपने मोबाइल में भी आजकल आता है एडिटर,
और एक वर्ड पहले बीच में आया था 2024-25 में, एक ऐप आया था जिसका नाम था VT प्लस। अब तो पता नहीं ये वर्ड है या ऐप है या नहीं है, VT प्लस। तो उसके ऊपर एक हरियाणा का सिंगर था, अभी भी है, जिसका नाम है अजय हुड्डा। तो उसने एक गाना बनाया था। तो गाना तो मुझे इस समय कम कम याद है, लेकिन थोड़ा सा आपको याद जरूर दिलाऊंगा। VT प्लस में फोटो खिंचा के, कुछ ऐसे था। अब जब याद आएगा तब आप बताएंगे। तो VT प्लस क्या है, उसमें अपने आप में क्या होता था, उसमें अपने आप में क्या करने की क्षमता थी, एडिट करने की। किसी को फेस को देखकर उसको ऐसा एडिट कर दिया जाता था जैसे कि वो VT पार्लर में जाकर आई हो या VT पार्लर में हो। और VT पार्लर का अर्थ क्या है, तो इसको तोड़ दें। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेके जाता हूं। जब वर्ड को तोड़ रहे हैं तो आएगा VT। VT का अर्थ सब जानते हैं, सौंदर्य, खूबसूरती। और एक वर्ड है पार्लर। पार्लर का अर्थ क्या होता है, पार्लर का अर्थ होता है रूम। क्या अर्थ होता है, रूम। पार्लर मीन रूम। अब ये नहीं कि VT पार्लर वाला ही रूम हो, अपने घर में 5 रूम है तो 5 हम पार्लर कह सकते हैं, दैट्स फाइन। तो VT पार्लर का अर्थ क्या निकला, एक ऐसी जगह पर जहां डेंटिंग और पेंटिंग का काम किया जाता हो, जिस रूम में किया जाता है उस रूम को बोला जाता है VT पार्लर वाला रूम। तो इसलिए नाम पड़ा VT पार्लर। शब्दों को तोड़े, शब्द विज्ञान को जाने, और किसके साथ जाने, अपने के साथ। नोवेलिस्ट, नोवेलिस्ट बना है नोबल से, और नोबल का अर्थ होता है उपन्यास। आपने नोबल के बारे में सुना होगा, प्रेमचंद के फटे जूते। क्लास शायद मुझे याद नहीं किस क्लास में था, लेकिन मैंने जरूर हिंदी की किताब में पढ़ा था VT नोबल यानी उपन्यास। ऑथर का अर्थ क्या होता है, ऑथर का अर्थ होता है किसी चीज को लिखने वाला। तो ये अर्थ नहीं है। लेक्सिको, इसमें वर्ड आया लेक्सिको। लेक्सिको का अर्थ नहीं लिखा था डिक्स, और यही शब्द हमारे सामने मैच हो गया डिक्ट। जैसे ही डिक्ट मैच हुआ तो मुझे समझ आ गया ग्राफर का होता है लिखने वाला। तो यही हमारे सामने आंसर है, लेक्सिकोग्राफी। तो एक पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी लिखता है या शब्द विज्ञानों के बारे में, शब्दों के बारे में लिखता है, शब्द कोशों के बारे में लिखता है, वो कहलाता है लेक्सिकोग्राफर। और यही हमारे सामने करेक्ट आंसर है, दैट्स माइन। VT प्लस वाली फोटो दिखा के लिया घरवा। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु स्टडीज रॉक्स एंड मिनरल। और रॉक का अर्थ क्या होता है, रॉक का अर्थ होता है चट्टाने। देखो एक वर्ड बता रहा हूं आपको, इसी को इधर लगाता हूं। एक वर्ड है जिसको हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी। ग्राफी अर्थ होता है रिटर्न, और जियो का अर्थ होता है अर्थ। जियो अर्थ निकल आता है अर्थ, और ग्राफी का अर्थ होता है रिटर्न। जो पृथ्वी के बारे में लिखी हुई चीजें हैं उसे बोलते हैं ज्योग्राफी। अब उसी ज्योग्राफी का एक भाग आता है, उसमें हम पढ़ते हैं रॉक्स एंड चट्टानों के बारे में। और मिनरल्स का अर्थ होता है खनिजों के बारे में। भारत ऐसा देश है जिसमें ना तो मिनरल्स की कमी है और नहीं रॉक्स की कमी है। भारत एक संपूर्ण देश है जिसको आज हम विश्व गुरु के नाम से जानते हैं या जान जाएंगे। तो वो अपने सामने खिलाएगा वो अपने सामने खिलाएगा रॉक्स एंड मिनरल वाला देश। अब शुरुआत करते हैं सवालों में। कार्टो वर्ड से मैंने पिछले क्लास में बताया था, यहाँ एक बार पुनः बता रहा हूं। देखो एक छोटी सी बात, आप बार बार भूलेंगे, वो बार बार भूलेंगे, लेकिन जब भी मेरे साथ जुड़ेंगे, पिछली क्लासों को आप रिवीजन करें चाहे ना करें, लेकिन मेरे साथ जुड़ते ही आपको दोबारा वो क्लास याद आने लगेगी, इस बात की पक्की गारंटी। हमने उस क्लास में पढ़ा था ये कार्टो। तो जब भी मैंने आपके सामने वर्ड लिख रहा हूं कार्टो, तो कार्टो का अर्थ होता है मैप्स यानी मानचित्र, और ग्राफर का अर्थ होता है लिखने वाला। और इसी वर्ड के अंत में क्या लगा है, EROR, अपने आप में बना नाउन। इसके पीछे लगा IST। तो पूरे नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार नाउन है। कार्टोग्राफर यानी मानचित्र के बारे में स्टडी करने वाला या मानचित्र के बारे में लिखने वाला। तो ये अर्थ नहीं है जब पूछा गया रॉक्स के बारे में। आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पुरातात्विक विभाग से संबंध रखते हैं, जो पूर्व की चीजों के बारे में पता करते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण आपको बताया था।
एक है फेरेंथोलॉजिस्ट। फेरेंथोलॉजिस्ट कौन होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका अर्थ निकल के आया, इसका अर्थ निकल आया मिनरोलॉजिस्ट। मिनरोलॉजिस्ट का होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी किसी के बारे में अध्ययन करता हो, रॉक्स के बारे में या फिर किसके बारे में करता हो, मिनरल्स यानी खजानों के बारे में, तो वो कहलाता है मिनरोलॉजिस्ट। और यही हमारे सामने करेक्ट आंसर है। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते रहो आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बस इन छोटी छोटी चीजों को आप नोट्स जरूर रखना अपने कॉपियों में। ये अगला सवाल, एक पर्सन हु इज ट्रेंड टू क्योर फॉर एनिमल्स। संदर्भ क्वेश्चन है, देखिए अपने आंसर। चलो भाई करते हैं इस सवाल को सोल्व। सबसे पहले इस शब्द के पीछे हमने देखा सभी में IST या IN, IST, IN। अभी अभी मैंने लिखा था, यहां लिख रहा हूं वापस। किसी उदाहरण में IST, OR, ER या R या फिर किसी वर्ड में AN, ऐसे वर्ड जोड़ते हैं तो ये अपने आप में कुछ और नहीं, नाउन। तो आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन ये तैयार हो गया, आप पता कर लेंगे सर नाउन है, चलेगा। अब सवाल को पढ़ता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, ट्रेंड करता है किसको, टू केयर, केयर यानी किसी का ध्यान रखना, फॉर किसका, एनिमल्स। एक ऐसा व्यक्ति जो एनिमल का ध्यान रखने के लिए तैयार किया गया है, तैयार हो चुका है, वो क्या कहलाएगा, यानी चिकित्सक बन गया कहने का अर्थ है, जो एनिमल का ध्यान रख सके, उसकी हेल्थ को ध्यान रख सके। जैसे हमारे हेल्थ को ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अलग अलग प्रकार के हैं, कई सर्जन होते हैं, कई जनरल मेडिसिन वाले होते हैं, कई अलग अलग डॉक्टर हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग वेराइटी है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ऐसे कई डॉक्टर्स हमें अलग अलग चीजों को देखने को मिलते हैं। तो अब उसी प्रकार ये पूछा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो केयर करता हो उसके एनिमल को, और उसी लिए उसको क्या किया गया हो, तैयार किया गया हो, यानी वो तैयार हो रहा है। तो जूलॉजिस्ट। अब तोड़ते हैं इस वर्ड को। जू का अर्थ होता है एनिमल, एनिमल, और वर्ड बना है एक और छिपा है इसमें, लॉजी। लॉजी का होता है स्टडी। इस वर्ड को पकड़ो, लॉजी मीन स्टडी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो जानवरों का, जो मीन एनिमल्स या एनिमल, एक ऐसा व्यक्ति जो जानवरों का क्या करता हो, अध्ययन करता हो, जानवरों के बारे में जानकारी रखता हो, वो कहलाता है जूलॉजिस्ट। तो यहाँ जानवरों के बारे में ट्रेंड करने के बारे में बात कर रहा है, ये आंसर अपने आप में आउट हुआ। बायोलॉजी, इस वर्ड को बता रखा है मैंने पिछली क्लास में, बायो प्लस लॉजी। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो ओ की साइलेंट, इस ओ की ध्वनि नहीं आती, और तब कहलाता है बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी जो वर्ड है इसको हम देखना चाहिए। बायो का अर्थ निकल जाता है रिलेटेड टू लाइफ, और लॉजी का अर्थ अभी आपको बता दिया टू स्टडी। तो ये अर्थ अपने सामने नहीं, जो जीवों के बारे में कोई चीज जानता हो, ये नहीं। जब ये दोनों आउट हो गए, अब दो का आंसर इको। इको का अर्थ क्या है, इको वो नहीं कि किसी का इको हर्ट कर दिया, किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया और किसी कह रहा है कि तूने मेरा ईगो हर्ट कर दिया, अब तू देख मेरा इंतकाम, ठुकरा के मेरी चाय मेरा छाछ देखेगी। अब आओ सवाल की ओर। जैसे वर्ड हमारे सामने देखा इको, इको का अर्थ होता है रिलेटेड टू पर्यावरण, यानी एनवायरमेंट। तो पर्यावरण से संबंधित, जो पर्यावरणों के बारे में ध्यान रखता हो, उसके बारे में अध्ययन करता हो, वो कहता है इकोलॉजिस्ट। ये आंसर नहीं, इसका निकलेगा वेटरनरियन। वेटरनरी का अर्थ होता है पशु चिकित्सक, और यही पूछा गया जो ट्रेंड करता है किसके, ध्यान रखने के लिए किसको, पशुओं को, तो वही कहलाता है क्या, वेटरनरियन। और यही हमारे सामने आंसर है, दैट्स फाइन। देखो एक ही क्वेश्चन हमारे सामने है, लेकिन इतना डिस्कस कर दिया कि अब शायद इनसे कोई पेपर में पूछ लें आपसे डायरेक्टली कोई भी सवाल, तो आप डायरेक्ट उत्तर कर पाओगे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं आपसे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक पर्सन हु स्टडीज ब्रीड्स, ब्रीड्स यानी पक्षियां। एक ऐसा व्यक्ति जो पक्षियों के बारे में क्या करता हो, अध्ययन करता हो, और अध्ययन का ही को रूट वर्ड पर तोड़े तो इसका अर्थ निकल जाता है लॉजी। लॉजी का होता है स्टडी,
और सभी वर्ड के अंत में IST 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 लगा तो सभी के सभी अपने आप में कुछ और नहीं, नाउन है। इकोलॉजिस्ट और जूलॉजिस्ट तो अभी अभी देख कर गए हैं, ये दोनों तो अर्थ आउट हो गए। बायोलॉजिस्ट ये भी अपने आप में अर्थ आउट हो गया, तो इसका अर्थ निकला ओरिएंथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पक्षी या पक्षियों के बारे में क्या करता हो, अध्ययन करता हो, जिसके बारे में संपूर्ण उसके बाद नॉलेज रखी है, वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट। और यही हमारे सामने इसका करेक्ट आंसर है, ऑर्निथोलॉजिस्ट। दैट्स फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किलिंग ऑफ ओवंस ब्रदर। चलो भाई इस वर्ड को और तोड़ते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ब्रदर नहीं है, मदर है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी माँ को ही मार देता है या माँ की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? इसको अगर हम एक एग्जाम होती है अपने राजस्थान में, रीट। राजस्थान में पेपर होता है जिसको हम रीट के नाम से जानते हैं। एक अच्छा पेपर, रिस्पेक्टेड पेपर माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है लोगों द्वारा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। रीट है एक पेपर है अपने सामने जिसको हम जानते हैं सेकंड ग्रेड। एक हमारे सामने आता है पेपर फर्स्ट ग्रेड। ये अपने राजस्थान के पेपरों की बात कर रहा हूँ। इनमें से कुछ पेपर हैं जो इंपॉर्टेंस हैं। सेंटर बात करें तो डीटर प्लेस भी है, सीटेट हैं, ऐसे कई पेपर हैं, आर्टेट हैं। ये जितने पेपर अपने सामने, तो उनमें एक वर्ड पूछा जाता है जिसका नाम है फोनेटिक। फोनेटिक फोनेटिक में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, तो इसमें पूछा जाता है साइलेंट कौन है, तो साइलेंट आर। जितने भी शब्द हैं आपके सामने लिख दूं। मदर है, फादर है, सिस्टर है, ब्रदर है। ये सभी के सभी वर्ड जो मुख्य मैंने लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि यही वर्ड है, और भी कहीं है। ये जितने वर्ड हैं सभी में आर साइलेंट है, इस बात को पकड़ लीजिएगा आप, इनकी ध्वनि नहीं आती। अब आप कैसे बोलेंगे? जैसे बोलेंगे मदर, न कि मदर। फादर को बोल रहे हैं फादर, न कि फादर। तो ये एक अलग लेवल की आपकी अंग्रेजी देखने को मिल रही है। चलेगा सवालों की ओर। जो अपनी मदर को मारते हैं, तो माँ से बना मैं, देखो ट्रिक क्या है, एम से शुरू हो रहा है, तो इसका आंसर भी एम से मिलेगा। मेट्रिसाइड। साइड का अर्थ क्या होता है मैंने पिछले क्लास में बताया था, आज बता रहा हूं। जब भी किसी वर्ड में क्या जोड़ते हैं? साइड। तो साइड का अर्थ होता है किलिंग, किसी को मारना या किसी का क्या करना, मर्डर करना। साइड करते ये निकल के आता है। होमी का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और को मार दे। मैं लिख देता हूं, वन हु किल्स, वन हु किल्स एन अनदर पर्सन। एक किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर दे? मार दे। पेट्री से आता है पिता। पैसे याद रखना, पैसे ही शुरू होते हैं पिता की। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पेट्री यानी वन हु किल्स, ये किलिंग ऑफ वंस। मैं ऐसे लिख देता हूं सीधा सीधा, किलिंग ऑफ वंस फादर, जो अपने पिता की क्या करते हैं? हत्या कर दें। फैट्रीसाइड से याद रखना, फैट्री का होता है ब्रदर, जो किसकी हत्या कर दें? अपने भाई की ही, भाई को मार दें, वो कहलाता है फैट्रीसाइड। अब पेपर में आपसे कुछ ही पूछे, पेपर में आप चाहिए आपके सामने कुछ ही पूछे। होमिसाइड क्या होता है पिछली क्लास में डिस्कस किया था, अभी भी कर दिया। मेट्री क्या होता है? जो अपनी माँ को मारता है। पेट्री क्या होता है? जो अपने पिता को मारता है। और फैट्री क्या होता है? जो अपने भाई को मार दे। तो अब पेपर वाला कुछ पूछे, और हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा आंसर है सी फॉर चाइना। तब तक देखते रहो दीपक सिंह राजपूत के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शानदार, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि शायद ही कोई पेपर में, शायद ही कोई सवाल इस क्लास से या इस टॉप 100 से बाहर चले जाए, क्योंकि हम प्रत्येक ऑप्शन को डिस्कस करते जा रहे हैं। कुछ ऑप्शंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपका भी होमवर्क बना रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। ए शॉर्ट स्टे ए प्लेस, एक थोड़ी देर के लिए किसी जगह पर रुकना। शॉर्ट यानी छोटा, लिटिल, स्टे यानी ठहरना, और प्लेस यानी स्थान। एक ऐसी जगह पर थोड़ी देर ठहरना, वो क्या कहलाता है? कहीं आप जा रहे हैं, मानो कि आप शुरू हुए हैं कहां से?
जम्मू से। जम्मू से जब आप वापस आ रहे हैं अपने राजस्थान, तो आप बीच में कहीं पर भी कोई स्थान देख लें छोटा मोटा, और वहां पर कुछ समय के लिए रुक जाएं, जैसे 1 घंटे के लिए रुके, 2 घंटे रुके, 3 घंटे लिए। तो यही पेपर पूछ रहा है कि एक ऐसे समय जहाँ पर कुछ समय के लिए हम रुकते हैं, ठहरते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है। बस यही सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहलाती है सूजन। अर्थ याद रखना, सूजन इससे हम कहा जाता है यही। इसका अर्थ होता है डेरा डालना, डेरा डालना। अब इनके तीनों के अर्थ आप हैं, तीन में से एक और बता देता हूं। पेरिग्रिनेशन का अर्थ होता है एक लॉन्ग एंड स्लो जर्नी, एक ऐसी यात्रा जो बिल्कुल धीमी हो और बहुत लंबी यात्रा हो। बिल्कुल धीमे धीमे चलना लेकिन लंबी दूरी तय करना, वो कहलाता है पेरिग्रिनेशन। तो ये अर्थ अपने सामने आउट हुआ। अब इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक्स, एक जो में जब भी किसी वर्ड में एक जुड़ जाए, तो एक का अर्थ होता है आउट। जैसे आप जानते हैं, मैं कहीं दूर ना जाऊं तो मैं बोलना चाहूं एक्स फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड जो अब आपका नहीं है, किसी और का हो गया। अब आप उसकी केवल राह देखते हैं कि काश तुम मेरे होते। तो ऐसा नहीं है। आंसर आपके सामने करेक्ट है। एक्स का अर्थ कहीं पर हम गलत ना समझें, क्योंकि एक्स का अर्थ होता है बाहर। हम समझ लेते हैं कि एक्स का अर्थ और होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुरुआत में अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज टॉकटिव। टॉकटिव का होता है बातों की, जो अपनी बात लगातार करता रहता है, वो क्या कहता है। थोड़ी देर पहले सवाल को डिस्कस किया था, एक बार पुनः और कर दूंगा, आप देखो। चलो भाई सोल्व करते हैं टेसिटन। सबसे पहले वर्ड है टेसिटन। ये भी वही व्यक्ति होता है जो बातचीत करता है। तो मैं लिख देता हूं वन हु हैबिचुअल साइलेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आदत से बिल्कुल क्या हो, या अपने स्वभाव से बिल्कुल क्या हो, शांत हो, जो किसी प्रकार की बिना कामी नौटंकी में या बिना कामी बातों में बातचीत नहीं करता। कई टीचर होते हैं, एक टीचर की बात बताता हूँ। एक टीचर होते हैं ज्यादातर मैथमेटिक्स के। हम सरकारी स्कूल स्टूडेंट हैं भाई, हमने कई मैथमेटिक्स के टीचर देखे हैं, गणित के टीचर देखे हैं, जो जब उनकी एंट्री होती है तो ऐसे चलते हैं, ऐसे अकड़ के, ऐसे चलते हैं अकड़ के। और कोई स्टूडेंट पूछता हो तो वो ऐसे कर देते हैं, मतलब वो बोलते ही नहीं कुछ। जवाब तो देने की बहुत दूर की बात है, बोलते नहीं। वो कोई टीचर होते हैं, ये ज्यादातर गुण पाए जाते हैं मैथमेटिक्स के टीचर में। यानी उनका मन ऐसा नहीं है, वो अपने स्वभाव से या अपने व्यवहार से ऐसे हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं टेसिटन, जो बिल्कुल कम बोलता हो। अपने घर में भी हो सकता है भाई। कई ऐसे होते हैं जो कभी जरूरत पड़े तो ही बोलते हैं, बाकी वो बोलते ही नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति कहते हैं टेसिटन। रेटिसेंट का अर्थ क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति, या पहले इंट्रोवर्ट की बात कर लें तो आंसर हमारे सामने है गेरुलस। ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो एक ऐसा व्यक्ति जो नॉन स्टॉप बोलता हो वो कहलाता है गोरिलस, और इसे बोलते हैं क्या, टॉकटिव। दो के अर्थ आप बताइएगा, मैं 1 मिनट और साइलेंट हो जाता हूँ, साइड में हो जाता हूँ, सॉरी। चलो, इंट्रोवर्ट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति, वन हु स्पीक्स वेरी स्लो, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम या बहुत धीमे क्या करता हो, बोलता हो। रेसाइड का अर्थ क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कम बातचीत करता हो, बिल्कुल कम अपने स्वभाव में रखता हो। तो इसका सबसे फेवरेट आंसर है गेरुलस। यही हमारे सामने करेक्ट आंसर है, बाकी कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है।
अगर हम और ध्यान से देखें दोनों वर्ड में, इंट्रोवर्ट और रेटिसाइड, रेटिसाइड का होता है एक ऐसा व्यक्ति जो स्वभाव से बहुत कम बोलता हो, लगभग इसी का सिनोनिम्स है। इनवर्ट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कम बोलता हो लेकिन वो कभी कभी ही जवाब देता हो। तो ये अर्थ हमारे सामने तीनों सिनोनिम्स तैयार कर रहे हैं। और मैंने ये भी बता रखा है किसी वर्ड के अंत में ओ यूएस जब भी जुड़ता है तो अपने आप में पार्ट ऑफ अनुसार होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होने के कारण ये अपने आप बताता है फुल ऑफ, किसी चीज का भरा हुआ होना या किसी चीज में एबिलिटी रखना। तो हमारे सामने तो करेक्ट आंसर मिल गया, आगे ही और बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का अर्थ होता है वायुयान, आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पर वायुयान को रखा जाते हैं या वायुयान रहते हैं, वो क्या कराते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेयर। बेरक्स का अर्थ होता है ए प्लेस वेयर सोल्जर्स a place where soldiers are posted एक ऐसा स्थान जहां पर सैनिकों को क्या किया जाता है, तैनात किया जाता है, पोस्टेड, वो कहलाती है बैरक्स। तो एक दोबारा सुन लो, एक ऐसी जगह जहां पर सैनिकों को यानी किसी भी सोल्जर्स को क्या किया जाता हो, पोस्टेड किया जाता हो यानी नियुक्त की जाती हो, तैनात किया जाता हो, वो कहलाता है बैरक्स। डिपोट क्या होता है, डिपोट वह स्थान होते हैं जहां पर ट्रेन, मैं कहना चाहूँ स्टेशन ऑफ बस एंड ट्रेन, जहां पर एक ऐसा स्टेशन जहां पर बस और ट्रेन रहती हैं वो कहलाता है डिपोट। अब हमारे सामने आया हैंगर। हैंगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका, सॉरी, हैंगर इसका करेक्ट आंसर है। हैंगर अर्थ होता है एक स्थान जहां पर एयरक्राफ्ट को क्या कहता है, रखा जाता है, हैंगर। डॉकेड क्या होते हैं, डॉकेड होता है ए प्लेस वेयर repairs the ships, एक ऐसा स्थान जहां पर जहाजों की क्या की जाती है, मेंटेनेंस की जाती है, उसको रिपेयर किया जाता है, वो कहलाता है डॉकयार्ड। और सबसे बेहतरीन आंसर इसका मिला है हैंगर। हैंगर होता है एक ऐसा स्थान जहां पर एयरक्राफ्ट को क्या किया जाता है और रखा जाता है, यही हमारा आंसर करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ चारों का आंसर मिल गया, पेपर को चिकूचे भाव से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है ए पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड। मैनकाइंड का होता है संपूर्ण मानव जाति। चलेगा, सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो मैंने ये पढ़ा रखा है किसी उदाहरण में अगर हमें वर्ड मिल जाए मीजो या वर्ड मिल जाए मीजा, इन दोनों का अर्थ होता है हेट, हेट्स मीन नफरत। इन दोनों अर्थ निकल जाता है हेट मीन नफरत। कुछ ना कुछ गड़बड़ा, हेट मीन नफरत। जब भी इस वर्ड में हमें देखें गायनी, मैंने ये भी बता रखा है जब भी आपको गायनी वर्ड जुड़ जाए किसी भी उदाहरण में, तो गायनी का अर्थ होता है विमेन यानी महिलाएं। तो जो महिलाओं से नफरत करता है, और आईएसटी देखते हैं बढ़िया नाउन, जब महिलाओं से जो व्यक्ति नफरत करता है वो मिजोगाइनिस्ट कहलाता है। ये अर्थ इसी का पॉसिबिलिटी नहीं है। ईगोइस्ट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं की बात करता हो। ईगो का अर्थ घमंड नहीं भाई, मैं वर्ड तोड़ता हूँ ईगो, सॉरी मैं ईगो कर दिया, ईगो का अर्थ होता है सेल्फ। एक ऐसे व्यक्ति जो स्वयं की ही बढ़ाई करता हो या स्वयं के बारे में ही सोचता हो, वो कहलाता है ईगोइस्ट, इसको बोलते हैं घमंडी। ये होता है। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, तो ऑप्टिमिस्ट वो होता है, मैं लिख देता हूं, वन हु होप्स
समथिंग इन फ्यूचर। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ होने के बारे में उम्मीद करके बैठा है और वो किससे, फ्यूचर से, कि फ्यूचर में ऐसे ऐसे होगा। जैसे कई बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हमारे सामने पेपर जब आएगा हम सवालों को 2-2 सेकंड में सोल्व कर देंगे। मैं पूछता हूँ भाई कैसे कर देंगे? बोलते हैं हमारे सामने ट्रिक है। मैंने पूछा क्या ट्रिक है? वो बोले कि पेन की कैप खोलेंगे और कैप खोलते ही ऐसे डालेंगे और जिस ऑप्शन पर गिर गई वही हमारे सामने करेक्ट आंसर है। लेकिन बात याद रखना, एसएससी का पेपर हो गया, ऑनलाइन पेपर होता है और उसमें ऐसे कैप वगैरह कोई गिरती नहीं है। फिर वो सोच रहे हैं हम नौकरी लग ही जाएंगे, तो वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, वो कहता है ऑप्टिमिस्ट, इन्हें बोलते हैं आशावादी। तो इसका अर्थ ये भी नहीं, तो आंसर रहा मीजो। मीजो का अर्थ होता है हेड्स। थरोफ का अर्थ होता है मैन। थरोफ का होता है मैन। मैन नहीं बोलना चाहिए तो हम बोल सकते हैं मैन काइंड। मैन काइंड तो ऐसा व्यक्ति जो मानव से या लोगों से या लोगों के जाति से नफरत करता हो, वो कहता है मीजोथोरोफिस्ट। थोरोफ, यही हमारे सामने आंसर है, मीजोथोरोफ। तो आप उम्मीद करते हैं इतने वर्ड के आंसर और मिले होंगे, और आप नोट्स भी बनाएंगे तो अपने नोट्स को शानदार रखना, क्योंकि ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर ही शायद ही देखने को मिले जहां मैं चारों ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूं और चारों ऑप्शन को रूट लेवल पर तोड़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूट। इसी रूट पर तोड़ के बता रहे हैं, जिससे मीजो का अर्थ हुआ हेड, ईगो का अर्थ होता है सेल्फ। तो याद रखना, इन क्लासों के नोट्स जरूर आप प्रिपेयर रखना, क्योंकि नोट्स के बिना तो काम चलेगा ही। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ 2 मिनट, मैं साइड हो जाता हूं, आप देखो आंसर। समवन हु डिसलाइक मैन इज कॉल्ड। डिसलाइक से अभी भी शब्द आया, मैंने लिखा था किसी शब्द के अंदर में अगर डिस जुड़ता है तो अपने आप सेंस तैयार करता है नेगेटिव। जब नेगेटिव सेंस तैयार कर रहा है तो मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको वो लाइक नहीं करता, डिसलाइक करता है। तो जो मेन यानी मनुष्य को क्या करता है, वो नफरत करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वही अर्थ अभी भी हमने देखा था। सबसे पहले इसको वापिस डिस्कस करते हैं, मेनू। अगर हम इंग्लिश को रूट वर्ड में समझना चाहेंगे तो मेनू का अर्थ निकल आता है हैंड। मेनू का अर्थ निकल आता है हैंड। जैसे मैन्युफैक्चर, मैनुअल, मैन्युस्क्रिप्ट, मेनू का अर्थ निकल आता है हैंड। और स्क्रिप्ट का अर्थ होता है रिटर्न। एक ऐसी चीज जो हाथों के द्वारा क्या की गई हो, लिखी गई हो, मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये तो इसका आंसर नहीं है। मीजो और मेजो का दोनों अर्थ मैंने बताया था। हेड्स होता है पिछले उदाहरण में, गायनी का तो महिला होता है, तो महिला के बारे में नहीं पूछ रहा। मीजो एंड्रिस्ट का अर्थ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो इसका अर्थ है फिलंथ्रोपिस्ट। यही पिछला क्वेश्चन है, आंसर था, इसी का भी यही है, फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट के अंत में आईएसटी लगा है, आईएसटी लगते ही दिमाग बात आ गई, सर कुछ और नहीं, नाउन तैयार कर रहा है। दैट्स वाई पूरे पूरे ऑप्शंस आपके सामने डिस्कस हो गए। इसी का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आंसर क्या है। तो हम ज्यादा सवालों को ज्यादा दूर तक नहीं लेकर जाएंगे, ज्यादा डिटेल में, इतना जितना जानना है हमें उतना जानना है। लेकिन जब हम कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल सोल्व करने की, तो हम एग्जाम्पल को पूरी तरह तोड़ेंगे तो सीखेंगे। चलो अगले उदाहरण की ओर देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर समझा रहा हूं उसके बाद। चलो भाई, एक डिजीज मीन बीमारी, दैट स्प्रेड का रहता है फैलना, ओवर द होल कंट्री, जो सभी देशों में क्या कर चुका हो, या एक देश में क्या कर चुका हो, या संपूर्ण देश में क्या हो चुकी है, फैल चुकी है, या द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ये ऐसी बीमारी जो किसी देश में या फिर पूरी दुनिया में क्या हो चुकी हो, फैल चुकी हो, वो क्या कहलाती है, बस ये पूछ रहा है उदाहरण में। जैसे आपको पता है कि एक बीमारी आई थी जिसका नाम था कोविड-19। ये एक ऐसी बीमारी थी जो किसी स्थान पर नहीं, किसी देश में नहीं, संपूर्ण दुनिया में फैल गई थी, और उसका कुछ सिम्टम्स अभी भी एक्टिव हैं। तो वो ऐसी बीमारी क्या कहलाती है?
तो आप इस व्यक्ति का नाम, इस बीमारी के नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक का अर्थ होता है एक ऐसी बीमारी जो संपूर्ण देश या संपूर्ण स्थानों पर क्या कर चुकी हो, फैल चुकी हो। तो ये तो हमारे सामने आंसर तैयार है। एक बीमारी और है एंडामिक। एंडामिक इन दोनों हिंदी क्या होता है, पहले हिंदी समझता हूं। दोनों हिंदी होता है महामारी, दोनों हिंदी होता है महामारी। अब दोनों में क्या फर्क है? पेंडेमिक होते हैं जो संपूर्ण दुनिया में या सभी जगह फैल चुकी हो। एंडेमिक होते हैं किसी स्थान पर, ए डिजीज दैट्स spreads a particular प्लेस। एक ऐसी बीमारी जो किसी एक विशेष स्थान पे फैली हो और आगे नहीं फैली, वो कहलाते हैं एंडामिक। और जो संपूर्ण दुनिया में फैल गई वो कहलाती है पेंडेमिक। जैसे हम देखते हैं कई बार वायरस आता है, मौसम जैसे ही वेदर चेंज होता है तो कई प्रकार के वायरस उत्पन्न होते हैं। और सरकारी हॉस्पिटलों में ओपीडी जो डोर होता है उसमें लेन लगती है मरीजों की। ज्यादातर किसके शिकार होते हैं? बुखार के, जुकाम के, सर्दी के, इनके लोग शिकार होते हैं। लेकिन ये बीमारी कई कई क्षेत्रों में फैलती है, हर कोई जगह नहीं फैलती। ये नहीं कि बुखार भारत में चल रहा है वो पाकिस्तान में चले, वो अमेरिका में चले, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे कोविड हुआ था वो संपूर्ण दुनिया में फैला था, उसने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन कई बीमारी ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर स्थान पाई जाती है। हमने देखा है, जानते हैं, इस बारे में पढ़ा भी है कि जब अमेरिका ने जापान पर बमबारी की थी, परमाणु बम डाला था, तो उसके जगह पर आज भी ऐसे कहा जाता है वहां पर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो कई बीमारियों से लक्षित होते हैं। लेकिन वो उसी जगह की विशेषता है। अब वो संपूर्ण दुनिया की नहीं है कि यहाँ पर दुनिया में कहीं भी हो रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आज हम भी उसी शिकार होते। तो वो बीमारी कहलाते हैं एंडेमिक, और जो दुनिया में फैल जाए पेंडेमिक। अब ये दोनों वर्ड के उत्तर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, दोनों को मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर। और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। शानदार क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 50, ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेनी एरियाज। स्किल्ड का अर्थ होता है जो एक्सपर्ट हो। लगाओ अपने आंसर्स। वर्चुसो, सबसे पहले वर्ड आया वर्चू। वर्चू से ही हम वर्ड को तोड़ें। वर्चू का होता है क्वालिटी। किसी के अंदर क्वालिटी होना, क्वालिटी तो किसी में हो सकती है भाई। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्वालिटी पाई जाती हो, यानी उसमें गुण है। अब गुण जरूरी थोड़ी है किसी क्षेत्र में हो, गुण तो किसी में हो सकता है। तो ये तो आंसर नहीं है भाई। इसका होता है गुण होता है, लेकिन किसी एक विशेष एरिया में, एक किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर गुण किसी के पास है। अगर मैं ऐसे कह दूं कि मुझे गाड़ी चलाने में जो गुण है वो किसी के पास नहीं है, तो मुझे एक ही क्षेत्र में गुण है, ड्राइविंग में, और मेरे गुण नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कहलाएगा वर्चुअसो। पोलीमेथ। पोली का अर्थ मैंने आपको एक बार बताया था, आज पुनः बता रहा हूं। जब भी किसी उदाहरण में वर्ड जुड़ जाए पोली, पोली, तो पोली एक रूट वर्ड है। इसका अर्थ होता है मेनी। मेनी यानी अनेक या कई। और मिथ का अर्थ होता है लर्न। एक ऐसा व्यक्ति जो अनेक चीजों को जानता हो या अनेक चीजों में जानता हो, वही कहलाता है पोलीमिथ। यही हमारे सामने इसका करेक्ट आंसर है, पोलीमिथ। मिथ का अर्थ होता है लर्न। एक ऐसा, और पोली यानी अनेक, जो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी चीजों को क्या करता हो, जानता हो। और यही पूछा गया था, जो मेनी एरिया में एक्सपर्ट हो, मेरे एरिया में स्किल्ड हो, वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा पोलीमिथ। करेक्ट आंसर मिल गया। इन दोनों को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्यों। अगला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 51 है। ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द नेगेटिव साइड्स ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव या नकारात्मक चीजों को ही देखता है। वो किसी चीजों को में जाए, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी काम में करें। जैसे मैंने कहा, मैं तुम किसी व्यक्ति से कहा, किसी स्टूडेंट से कहा मैं तुम तैयारी कर लो, तो वो व्यक्ति जैसे आता बोलता है क्या करा है तैयारी में, क्या रखा है, सरकार किसी को नौकरी नहीं दे रही। मतलब वो हर चीज में नेगेटिव ढूंढता है। उससे कहते शादी कर दे, तो बोलेगा शादी भी नहीं करूंगा। क्यों? अरे ऐसे बच्चे होंगे, वो होंगे, देखे होंगे। अरे तो वो हर चीज में क्या ढूंढता है? नेगेटिव।
और ऐसा व्यक्ति हर समाज के अंदर पाया जाता है, वही हमारे सामने खिलाता है और वही पेपर आप पूछ रहा है वो क्या खिलाता है बस। तो मैं 1 मिनट साइड हो जाता हूँ, अपने आंसर सोचेगा। देखो, मैं इसको सोल्व कराना चाहूं तो आपको सामने डायरेक्ट भी करा सकता हूं। मैं ऐसा कर सकता हूं, ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? वन, अभी भी बताया था फिर बता रहा हूं, वन हु होप्स समथिंग इन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज के बारे में सोचता हो जो किसी में बदल जाए, फ्यूचर में बदल जाए, वो खिलाएगा क्या? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ये उदाहरण मैं बता चुका अभी। डिटरमिनर से बना है डिटरमिनिस्ट। डिटरमिनेशन अर्थ होता है वन हु हैज टेक्स ओनली वन डिसीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो एक बार में एक डिसीजन ले लेता है और उसको बदलता नहीं है, वो कहता है डिटरमिनेट, जिसे बोलते हैं दृढ़ निश्चय करना। रियलाइज्ड का अर्थ क्या होता है? जो रियलिटी यानी रियलाइज्ड किसी चीज की रियलिटी या सच्चाई के बारे में, वास्तविकता के बारे में क्या करता है? सामना करता है, उसकी सत्यता को जानता है, रियलाइज्ड। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था तो कृष्ण भगवान सब चीज को जानते थे, इसका युद्ध का रिजल्ट क्या होगा, कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा, सब चीज के बारे में जानते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं रियलाइज्ड। तो अब आंसर कौन बचेगा? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव चीजों को सोचता है, इसे बोलते हैं निराशावादी। हिंदी में बोलते हैं निराशावादी, पेसिमिस्ट। तो करेक्ट आंसर में मिलेगा पेसिमिस्ट, यही करेक्ट आंसर है, जो हमेशा नेगेटिव चीजों को सोचता है। उम्मीद करता हूं आपको आंसर मिला होगा और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्या हो गई? 52 क्वेश्चंस नहीं है, चलो कोई नहीं, करते हैं 53 शुरुआत 53 से। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस। प्रीवियस का अर्थ होता है क्या होता है? बिफोर। प्रीवियस का अर्थ होता है बिफोर यानी पहले, जिसे बोलते हैं हिंदी में पूर्व। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में अंत में आईओन लगा है, आईएन जब भी किसी वर्ड में लगता है तो अपने आप में बनता है नाउन। किसी वर्ड में आईओन जुड़ता है तो बनता है नाउन। और प्रिपेयर का होता है तैयार करना। एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी किए, पहले बिना तैयारी किए डायरेक्ट हम बोल देते हैं। कई बार हम होता है जैसे शादी पार्टी में जाते हैं और हमें मंच पर आमंत्रित कर दिया जाता है, और जब आमंत्रित किया जाता है तो हमसे बोलते हैं बोलो, कुछ अपने बारे में बताओ, किसी बारे में बोलो। तो हमारे सामने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, हम जानते नहीं है, लेकिन हम जब जाते हैं फिर हमें बोलना शुरू करना पड़ता है। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं? बस ये पेपर पूछ रहे हैं। बस अब अपना आंसर देखो, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, प्रोलोंग्स क्या होता है? प्रोलोंग्स होता है ए लिटरेसी वर्क, एक साहित्य कार्य करना। अब जो साहित्य कार्य कौन जानते हैं? जिन बच्चों के पास हिंदी साहित्य है या इंग्लिश लिटरेचर जिनके पास है, तो माँ उन्हें जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो उन्हें एक चैप्टर में दिया जाता है प्रोलोंग्स। तो प्रोलोंग्स का अर्थ क्या होता है? एक साहित्य कार्य जो किसी साहित्य के बारे में कर रहा हो, वो कहता है प्रोलोंग्स। तो ये अर्थ नहीं है। सोलिक्यूली का अर्थ होता है ए स्पीच, ए स्पीच वेरी लाउड, एक भाषण, वह भाषण जो बहुत तेज बोल रहा हो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हो। कि जैसे हम जाते हैं सब्जी मंडी में, तो सब्जी मंडी वाले बोलते हैं 10 रुपए में 15 किलो, 10 रुपए में 5 किलो, 10 रुपए में 8 किलो, 10 रुपए में 1 किलो, ऐसी चीजें बोलते रहते हैं। तो वो बहुत तेज तेज आवाज से बोलते हैं, वो कहते हैं सुरीलिप। तो ये अपने सामने आंसर नहीं है। डायलॉग क्या है? तो डाई का अर्थ होता है दो। जब भी किसी वर्ड में डाई जुड़ जाए तो डाई का अर्थ होता है दो। तो मैं कह सकता हूं ए कन्वर्सेशन, एक कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत करना ही क्या कहलाता है? डायलॉग्स, कन्वर्सेशंस। तो ये भी अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है एक्स टेम्पर। एक्स का अर्थ होता है आउट,
और ये टेम्पोर वर्ड बना है, ये लिटरेरी भाषा का वर्ड है, इसका अर्थ है टेम्पस। टेम्पस, और टेम्पस का अर्थ होता है स्पीच। नहीं सॉरी, टेम्पस का अर्थ होता है सडनली। सडनली मीन अचानक। तो अचानक किसी चीज का भाषण दे देना वही कहलाता है एक्सटेम्पोर, और यही करेक्ट आंसर पूछ रहा है कि एक ऐसे भाषण जो डिलीवर किया गया था बिना किसी तैयारी के, तो वही कहलाता है एक्सटेम्पोर। यही करेक्ट आंसर है एक्सटेम्पोर। एक्स का होता है आउट यानी बाहर, और टेम्पोर का टेम्पोर बना है टेम्पस से, टेम्पस का होता है सडनली। एक ऐसा भाषण जो सडनली दिया गया हो, जो अपने बाहर के मन से या अपने अचानक मन बनाकर दिया गया हो, वो लगता है एक्सटेम्पोर। और यही इसका करेक्ट आंसर है एपोर, एप्पल। तब तक देखते रहें दीपक सिंह राजपूत के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। जबरदस्त थकान है शरीर में, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या आप नोट्स बना रहे हैं? है, नाम जवाब दीजिएगा। अगर नहीं बना रहे हैं तो ये मान के आप वन वर्ड को जितनी जल्दी पढ़ रहे हैं उतनी जल्दी ही भूलने के गंगार पकड़े हैं। आप नोट्स बनाते चलो, क्योंकि मैं बार बार आपको चीजें याद दिलाता जा रहा हूं और आपके सामने बार बार चीजें आती जा रही हैं। तो आप तैयार रहिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ये भी स्क्रिप्ट है, ये क्या हो भाई? ये तो कुछ टेक्निकल इशू अभी भी है, चलेगा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु सपोर्ट्स चेंज, एक ऐसा व्यक्ति जो मदद करता है किसमें? चेंज में, परिवर्तन में, वो क्या कहलाता है? ये पूछा गया आपके सामने क्वेश्चन। देखो मेरे क्वेश्चन का आंसर। इस शब्द में एक वर्ड छिपा है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान, और आईएसटी जोड़ते हैं बना अपने आप में नाउन। तो यहाँ तो पूछा गया था एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज का चेंज करने में क्या करता हो? सपोर्ट यानी हेल्प करता हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हो सकता भाई, ये इसका आंसर नहीं है। वो संविधान को चेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता, ये किसी परिवर्तन का नाम नहीं है। कंजर्वेटिव कौन होते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो अपोज करता हो, अपोज यानी विपरीत। वन हु अपोज सम चेंजेस, जो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का चेंज करने का विरोध करता है, मतलब रूढ़िवादी कहते हैं। अब नई जनरेशन एक आई है, जैसे हम हैं और आप हैं, इनके मन और विचार वही हैं जो पहले हुआ करते थे। पहले के लोगों में कुछ परिवर्तन नहीं है, लेकिन जमाना चेंज हो गया। जब जमाना चेंज हो गया तो ये इनका सिलसिला शुरू हुआ बाजार में जाने का। और जब ये बाजार में जाते हैं तो इनके मन के विचार की दिशा अलग चेंज हो जाती है, क्योंकि इनको शिकार दिखाता है, और शिकार जब दिखाते हैं तो आगे पीछे भूलकर ऐसे स्टाइल मारते हैं, यानी इस स्टाइल में आ जाते हैं। और जब ऐसे स्टाइल में ये लोग आते हैं तो इनको कुछ ना कुछ हो जाता है, और कुछ ना कुछ जब हो जाते हैं तो ये प्लान बनाते हैं शादी करने का। और जब शादी करने के बाद प्लान बनाते हैं तभी मोहतरमा कहती है, या मोहतरमा का जो भाई होता है वो कहता है, भाई मतलब वो कहता है पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, रिश्तेदार नहीं मानेंगे, क्योंकि रिश्तेदार कैसे हैं? वो है कंजर्वेटिव, जो किसी परिवर्तन में क्या करते हैं? विरोध करते हैं, कहते हैं कंजर्वेटिव। रेडिकल का अर्थ क्या होता है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और इसका अर्थ होता है रिफॉर्मर। रिफॉर्म का री का अर्थ होता है अगेन, और फॉर्म का अर्थ होता है सुधार। जो किसी चीज में दोबारा सुधारने का काम करता है रिफॉर्मर, यही आंसर है। जो किसी चेंज में क्या करते हैं? किसी चेंज हुई चीज में दोबारा चेंज कर दें, रिफॉर्मर, यही करेक्ट आंसर है। दैट्स फाइन। आपको उम्मीद है अब छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल हल्की हल्की चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फियर का होता है डर, और डर का रूट वर्ड निकल आता है फोबिया। कितने वर्ड के पीछे फोबिया लगा है? क्या इसमें फोबिया, इसमें फोबिया, इसमें फोबिया, इसमें फोबिया, सभी के सभी अर्थ निकल के आया फियर। फियर मीन डर। ये लो भाई, अब आंसर आप देखो, मैं और साइड हो जाता हूँ।
चलो भाई करते हैं हम शुरुआत। जब आपको फोबिया का अर्थ मिल गया तो इन सभी का अर्थ निकल गया है फियर। अब शुरुआत करते हैं इनके आंसर बनने की। सबसे पहले ये वर्ड है अर्गोफोबिया। फोबिया मीन डर, और अर्गो का अर्थ देखते हैं। अर्गो का अर्थ होता है वर्क। एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला जो किसी भी कार्य करने से क्या करती हो, डरती हो। आप एक टीवी सीरियल आता था, मुझे अब तो याद नहीं, उसमें दिया नहीं, उसमें कुछ करेक्टर्स के नाम बता देता हूँ। उसमें एक परिधि होती थी, गोपी बहू होती थी, एक लड़की हुआ करती मीरा। तो मीरा एक ऐसा करेक्टर उसमें दिखाया गया था उस सीरियल के अंदर कि उसको काम करने में बड़ा जोर आता था। तो जब जोर आता था तो वो अपने सामने उसको जब जोर आता था तो उसको कोई काम करने के लिए जबरदस्त थोपा जाता था, या उसको डर लगता था कि मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे कहीं कोई काम ना मिल जाए। तो ऐसे व्यक्ति जो काम से डर जाए, तो मैं लिख सकता हूँ वन हु फियर्स फ्रॉम वर्क। जो किसी कार्य से क्या हो जाए, डर जाए, वो रहता है अर्गोफोबिया। सोशियोफोबिया, सोशियो बना है सोसाइटी से, मैं लिख देता हूं वन हु फियर्स फ्रॉम सोसाइटी। जो सोसाइटी ने समाज से डर जाए। एंथ्रो का अर्थ में समझा चुका, और ग्रोसो, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दोनों का अर्थ क्या होते हैं। और अब हमें आंसर चाहिए वन हु स्पीकिंग, तो वो कहलाता है ग्रोसोफोबिया। तो ग्रोसोफोबिया का तो मैंने ही बता दिया, ग्रोसो का होता है पब्लिक। तो अब आपके सामने एंथ्रोफोबिया का अर्थ अब एक बात आपको बताना है, ग्रोसो का होता है पब्लिक। और इसी का अगर ये वर्ड उदाहरण में ना मिले ग्रोसोफोबिया, तो इसका एक उदाहरण और मिलेगा, इसका अर्थ निकलेगा डेमोफोबिया। डेमोफोबिया, डेमो का होता है पब्लिक और फोबिया डर, जो पब्लिक से डरता हो वो कहलाता है डेमोफोबिया। लेकिन यहाँ उत्तर है पब्लिक में बोलने से डरता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक में बातचीत करने, यानी बाजार के बीच में किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया और किसी बातचीत कर, तो उसके अंदर डर है, वो नहीं कर पाएगा, वो तो कहलाएगा ग्रोसोफोबिया। जो पब्लिक से डरता हो वो कहलाएगा डेमोफोबिया। तो आपको इस बात का आंसर मिला होगा। जो उत्तर आपको मैं कमेंट बॉक्स में चाह रहा हूँ वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करते चले गए, तो उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन भी आपके कब्ज में होंगे और आपके पकड़ में होंगे, वो कहीं बार आपसे बाहर नहीं जाने वाले। तब तक देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। फेट का अर्थ क्या होता है, तो फेट का अर्थ जानो सबसे पहले। इसका अर्थ होता है लक। लक यानी भाग्य। एक ऐसा व्यक्ति जो उसको विश्वास हो, इसमें ये विश्वास करता हो किसमें, अपने भाग्य में। कई बार होता है कि बाजार जा रहे हैं और उन्हें 10 रुपये मिल जाए और बोलते हैं अरे मेरा किस्मत बहुत शानदार है, मेरा लक शानदार है, आज सभी काम अच्छे होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसको किस्मत में अपने विश्वास हो वो कहलाता है, क्या कहलाता है, बस वही पूछा गया है। तो देखो इस वर्ड में लिखा है फैट, कुछ ना कुछ वर्ड मैच हुए हैं, और यही फैट से समझ में आया ये ऐसा व्यक्ति होता है जो भाग्य पे विश्वास करता है, फेटलिस्ट कहलाता है। आईटी देखते हैं समझ में आ गया, अपने आप में नाउन है और यही इससे करेक्ट है। ये रियलिस्ट का होता है, अभी बताया था, जो सत्य का सामना करता हो। ऑप्टिमिस्ट जो फ्यूचर के बस होता है, और आइडिया बनता है जो विचारों के बारे में देता हो। तो सभी के सभी आंसर रॉन्ग हुए, आंसर रहा फेटलिस्ट, और यही हमारे सामने करेक्ट आंसर है। दैट्स फाइन, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बात करें आपसे, क्या लॉजिक सेट करें अब। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। शानदार ब्रिलियंट क्वेश्चन। ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक्स एनी एल्कोहल। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं पीता या कभी उसका सेवन नहीं करता किसी प्रकार की एल्कोहल का, यानी शराब का। पीले पीले ओ मर जानी, तो ऐसे कहते हैं एल्कोहल मीन शराब। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है टफर। टफर अर्थ होता है जो समथिंग टफ हो, कठोर हो, हार्डर, आर्डुअस, जो कठिन चीजें बनी हैं। तो ये अर्थ इसका नहीं, ये अर्थ बिल्कुल नहीं इसका। बेवरेज बिल्कुल नहीं। नॉन ड्रिंकर का अर्थ होता है जो कभी नहीं पीता, तो ये अर्थ नहीं। इसका अर्थ निकलेगा, सबसे बेस्ट अर्थ है टी टोलर। टी टोलर इसे पढ़ते हैं टी टोलर, यही मीनिंग भी पूछता है टी टोलर।
टीथ का अर्थ दांत रखना, टोलर यानी किस चीज में, और किसी शब्द के अंत में ER लगते हैं हमें बन गया अपने आप में कौन, नाउन। तो आज से निकला टी टोलर। शानदार, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 60 खत्म हुआ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। किलिंग ऑफ एन अनबोर्न बेबी, ये एक ऐसा फ्रेज यानी ऐसी जगह, ऐसी कुछ नहीं, इनके साथ शब्द ही नहीं है भैया हमारे कहने के लायक। तो किलिंग ऑफ अनबोर्न, उम्मीद है क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है किलिंग ऑफ एन अनबोर्न बेबी। इस सवाल में जैसे ही मैंने अन को देखा, अन देखते हैं समझ आ गया बात कैसी है, नेगेटिव। अनबोर्न का अर्थ होता है जिसका जन्म नहीं हुआ, यानी क्या कह सकते हैं इसके लिए, जिसका जन्म नहीं हुआ उससे पहले उसको मृत्यु लोक में पहुंचा दिया गया। तो ऐसे लोगों को तो क्या सजा देंगे ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन हमारे सामने सवाल है, इनके बारे में देखें। होमिसाइड को कई बार डिस्कस कर चुके हैं। होमिसाइड का अर्थ होता है वन हु किल्ड एन अनदर पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की क्या कर दिया हो, मार दिया हो या उसकी हत्या कर दी गई, वो कहलाता है होमिसाइड। होमी का अर्थ ही होता है व्यक्ति। पेट्री, पेट्रिनिटी, एक है मेटर्निटी। पेटर्निटी का अर्थ होता है, मैं आपके सामने शॉर्टकट लिखना चाहूं तो कह सकता हूं फादरहुड, यानी जिसमें पिता तो हो, यानी पिता के बारे में कहा गया है। मेटर्निटी का अर्थ होता है मदरहुड, मदरहुड। ये तो हमारे सामने आंसर नहीं। अब आंसर कौन सा हो, फटी। फटी का अर्थ होता है अनबोर्न, एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म नहीं हो। और साइड का अर्थ होता है मृत्यु, साइड का अर्थ होता है किलिंग, या फिर आप कहना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं मर्डर। तो हमारे सामने करेक्ट आंसर मिला फेटिसाइड। और इसी से समझ में आ गया कि एक नवजात बच्चों को मारने का जो काम कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति कहलाएगा फेटिसाइड। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 62। ए प्लेस वेयर सोल्जर्स आर स्टैंड, स्टेशन का अर्थ होता है, ये स्टेशन से बना है स्टैंड, और इसी का अर्थ होता है पोस्टिंग, पोस्टिंग यानी तैनात होना। एक ऐसा स्थान जहां पर सोल्जर क्या होते हैं, तैनात। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था, इसका आंसर तैयार हुआ बैरक। फोर्टनेस बना है फोर्ट से, और फोर्ट का अर्थ होता है ताकत, स्ट्रेंथ। और बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके सामने, आप मुझे आंसर करके बताएंगे तीनों को अर्थ क्या होते हैं। शानदार, ब्रिलियंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर। ए पर्सन हु इज लवर ऑफ फाइन आर्ट्स, आर्ट्स मीन कला। देखो एक वर्ड है आर्ट्स, आर्ट के साथ अगर हम IST जोड़ते हैं तो ये बन के आता है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। और मैं ये बता चुका किसी शब्द में IST जोड़ते हैं अपने में बनेगा नाउन, और नाउन पूछे तो कौन सी, नाउन, नाउन भी कॉमन। तो ये हमारे सामने आंसर हो सकता है। अब शुरुआत करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो किताब यानी सौंदर्य या कलाओं से क्या करता हो, प्रेम, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट हम वो जानते हैं जो कला करता है, वो कलाकार होता है, उसे बोलते हैं आर्टिस्ट। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। पेंटर हम जानते हैं जो पेंटर करते हैं। स्क्रप्चर मतलब समझ में आया, स्टेच्यू, स्टेच्यू का होता है मूर्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो मूर्ति को तराशता है या मूर्ति बनने का काम करता है। तो हमारे सामने आंसर बचा एथियस्ट, एथियट। यही हमारे सामने का अर्थ है। इसका अर्थ होता है सौंदर्यकरण करने वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम, सेटल्ड का होता है किसी जगह पर फिक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो विदाउट, जो बिना किसी को किसका ए फिक्स कर रखा, जिसके पास कोई अपना घर नहीं है। हम देखते हैं रोड पर कई व्यक्ति घूमते रहते हैं। एक चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12th में, चाहे CBSE हो चाहे RPSE, उसमें हम एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम था द रेट ट्रैप।
तो उसी के अंदर हम पढ़ते हैं चैप्टर, उसमें एक पेडलर होता है जो रोड के किनारे घूमता है। तो एक नोबल का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सज्जन हो, ये नहीं हो सकता। नेटिव का अर्थ होता है लोकल, हम भी जो अपने देश का ही हो, स्वदेशी। टेनेंट इसका आंसर नहीं, इसका आंसर है वेगाबोंड। वेगाबोंड का होता है जो एक ऐसा व्यक्ति जो घुमक्कड़ हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस घूमता ही रहता है, उसके पास अपना कोई फिक्स घर नहीं है। और इसी का यही करेक्ट आंसर था, वेगाबोंड। शानदार क्वेश्चन है, शानदार आंसर है। उम्मीद है आपकी इन फ्यूचर की कोई भी एग्जाम होगी उसमें डायरेक्ट आपको सवाल देखने को मिलेगा। शायद ही कोई सवाल इन शो करने के बाद शायद ही कोई सवाल पेपर में इधर उधर हो, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात की दीपक सिंह राजपूत के साथ गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन। ए पार्टनर इन क्राइम, क्राइम का अर्थ होता है अपराध। एक ऐसा साथी जो किसमें हो, क्राइम में। पार्ट का होता है हिस्सा, जो हिस्सादार बन जाए, और बढ़ने का काम किसी वर्ड के अंत में ER या OR जोड़कर करता है, तो ER OR अपने आप में बढ़ते हैं क्या, नाउन। तो किसी चीज में हिस्सा बढ़ जाए तो वही कहलाता है क्या, पार्टनर। अब राइवलरी वर्ड आपने सुना होगा IPL में कि ग्रेट राइवलरी है। राइवल का अर्थ होता है कंपटीटर, या हम इसके बारे में बोलना चाहें कंपटीटर, तो ये हमारे सामने इसका करेक्ट आंसर नहीं है। पेट्रोट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो लॉयल हो टू कंट्री के लिए, यानी देशभक्त। अलाई का अर्थ होता है साथी, लेकिन एक ऐसा साथी है जो किसी भी क्राइम में भाग नहीं लेता, मतलब एक नॉर्मल साथी कह सकते हैं। और जो क्राइम में भाग लेता है वो हर प्रकार का साथ देता है, वो कहलाता है अकम्प्लाइज। और यही इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं मैं आपको 65 के 65 क्वेश्चन अभी तक हमने 2 पार्टों में पढ़े हैं, इनका आपको PDF अवेलेबल है, और आप इनकी बेहतरीन प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आगामी एग्जाम का आपका फ्यूचर है। और इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं अभी आपके सामने इस क्लास से विदाई लेता हूं, और कल सुबह मॉर्निंग में एक और क्लास आपको देखने को मिलेगी जो अंतिम होगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद उम्मीद है कि शायद कोई सा क्वेश्चन पेपर से इधर उधर हो। तब तक आपके लिए से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और अपना कीमती समय में जो आपने कमेंट किया है या जो कमेंट आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और अच्छी तरह करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।